ये 5वां टेस्ट हम करेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये ILR और ब्रिटिश सिटीजनशिप एप्लीकेशंस के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो इसमें अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी तो वो भी देख लें। अभी तक मैंने 4 टेस्ट्स इस पे अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पे, और आज का टेस्ट 5th है। तो टेस्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मेरी कोशिश होती है कि हर दफ़ा आपको बताऊं, ताकि ये आपको रिमाइंड भी होता रहे और ये चीज़ याद भी रहती रहे, कि क्योंकि ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। और कुछ लोग यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं टेस्ट, ये पहली दफ़ा देखते हैं, तो इस वजह से उनको पूरी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट टाइम ही मिलनी चाहिए। तो लाइफ इन द यूके का जो टेस्ट है इसमें कंप्यूटर बेस्ड होता है। 24 क्वेश्चंस होते हैं और आपको उनमें से 18 क्वेश्चन ठीक जवाब देना होता है, तभी आपका टेस्ट पास होता है। और जो टेस्ट का टोटल टाइम है वो 45 मिनट्स है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको पूरी डिटेल के साथ लाइफ इन द यूके के ऊपर जानना है कि ये क्या है, तो आप मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। तो हम अभी टेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द यूनाइटेड नेशंस एम टू डू। मीन्स के यूनाइटेड नेशंस जो है उसका क्या काम है, वो क्या करता है। तो आप देख लें कि एक तो प्रिवेंट वॉर है, उसके बाद प्रिवेंट हाई इन्फ्लेशन है, प्रिवेंट स्टारवेशन है, या प्रिवेंट डिजीज़ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो प्रिवेंट वॉर है। तो ये इसका राइट ऑप्शन है। यूनाइटेड नेशंस आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जंग बंद करने के लिए बनी थी वर्ल्ड वॉर के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी AMs डज द वेल्श गवर्नमेंट हैव। वेल्श गवर्नमेंट में या वेल्श असेंबली में कितने AMs हैं। और AM से भी याद रखें कि इसका मतलब होता है असेंबली मेंबर्स। ये वेल्श गवर्नमेंट वेल्श असेंबली के लिए यूज़ होता है। तो इसके लिए हमें हमारे पास जो राइट आंसर है वो है 60। बाकी आप नंबर्स देख लें, ये इनमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि वेल्श गवर्नमेंट की जो उसके AMs हैं या सीट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता हो। नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स द लोकल चीफ कांस्टेबल। लोकल चीफ कांस्टेबल को अपॉइंट कौन करता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि इसमें मॉनर्क जो है क्वीन को कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर की तरफ भी जहन जा सकता है, पुलिस एंड क्राइम कमिश्नर। ये चूँकि चीफ कांस्टेबल जो है ये पुलिस से रिलेटेड है, तो ये एक ऑप्शन है। और स्पीकर, अच्छा इसमें याद रखें कि स्पीकर का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं चूज़ करना, ये गलत ऑप्शन है। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पुलिस एंड क्राइम कमिश्नर। अब आप इसको ये देख लें कि चीफ कांस्टेबल भी C से शुरू होता है, और सॉरी चीफ भी और कांस्टेबल भी C से शुरू हो रहा है। आपने वो ऑप्शन चूज़ कर लेना है जिसमें क्राइम कमिश्नर, ये देखें 2 C's। ये हमने कुछ ना कुछ टेक्निक्स अपने लिए करनी होती हैं ताकि हमें इजी रहे और उसको याद रखना भी आसान रहे। ठीक है। ये कहीं किसी किताब में नहीं लिखी होती हैं, ये बस खुद ही बनानी पड़ती हैं। तो इसलिए इसका ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज वर्ड्स इज बेस्ड ऑन नॉर्मन वर्ड्स। देखें, इंग्लैंड में जब नॉर्मन्स आए थे तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज लाई थी, यानी फ्रेंच लैंग्वेज थी उनकी। नॉर्मन्स फ्रेंच थे, तो इस वजह से अंग्रेज़ी के अंदर फ्रांसीसी भी है और एंग्लो सैक्सन भी हैं। तो अब आपको क्वेश्चन ये है कि कौन सा वर्ड इनमें से 4 वर्ड्स में से नॉर्मन ज़बान में से है। ठीक है। तो अब आपको जो चीज़ अगर आपने किताब पढ़ी होगी तो याद रखना पड़ेगा कि ये पार्क जो है ये नॉर्मल वर्ड है। इसके अलावा 2 वर्ड्स बुक में 2 लिखे हुए हैं, एक पार्क है और एक ब्यूटी है। ठीक है। बाकी एप्पल, काउ एंड समर ये वर्ड्स जो हैं ये एंग्लो सैक्सन वर्ड्स हैं। ठीक है, ये उनका ओरिजिन है। ठीक है, ये तीनों वर्ड्स जो हैं वो मैं इधर लिख भी लेता हूँ, एंग्लो और सैक्सन। एंग्लो सैक्सन वर्ड्स इनका
बेस है। इसका पार्क है, बस क्वेश्चन में पार्क भी आता है, ब्यूटी भी लिखा हुआ आता है, और आपसे पूछा जाता है कि कौन से दो वर्ड्स हैं, तो पार्क एंड ब्यूटी याद रखें नॉर्मन वर्ड्स हैं, जबकि ये तीनों एंग्लो सैक्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैगिस इज ए ट्रेडिशनल फूड ऑफ विच कंट्री? हैगिस किस कंट्री का ट्रेडिशनल फूड है? इस पर पहले भी मैंने क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था। राइट आंसर है स्कॉटलैंड। तो अब आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ ये भी समझा रहा हूँ कि देखें, जो इंग्लैंड का नेशनल फूड है या ट्रेडिशनल है वो रोस्ट बीफ है, ठीक है। तो आप यूँ समझ लें कि इंग्लैंड जो भी चीज़ रोस्ट होगी या आर से स्टार्ट होगी वो इंग्लैंड की है। अच्छा, इंग्लैंड का नेशनल फ्लावर जो है वो भी रोज़ है। अब देखें आप कि वो भी आर से स्टार्ट हो रहा है। दो चीज़ें आपने एक ही जगह पे याद कर ली कि नहीं करनी? रोस्ट से, रोस्ट जो भी चीज़ होगी वो इंग्लैंड की होगी, आर से जो फूल शुरू होगा वो इंग्लैंड का होगा। अच्छा, नॉर्दर्न आइलैंड देखें आप, नॉर्दर्न आइलैंड में दो वर्ड्स हैं, ठीक है। तो इसका है अल्स्टर, ये अब इससे लिखना सही नहीं हो रहा, अल्स्टर फ्राई, अल्स्टर फ्राई, ये मैंने दो लिख दिया। ये पूरा ये फूड का नाम है, ठीक है। अब आप देखें इसमें भी दो वर्ड्स हैं जो, अच्छा, जो फूड दो वर्ड्स पे होगा वो नॉर्दर्न आइलैंड का होगा, क्योंकि इसमें वन टू दो वर्ड्स हैं। अच्छा, वेल्स का जो है वो वेल्श केक्स है। तो मेरा ख्याल है कोई भी बेवकूफ़ आपसे ही पूछेगा कि वेल्श केक्स कहाँ का फूड है, ठीक है। तो ये तो उसमें नाम भी आ जाता है। तो बस आपने क्या करना है, और हैगिस स्कॉटलैंड एक वर्ड है, हैगिस भी एक वर्ड है, तो आपने ये चूज कर लेना है, हैगिस स्कॉटलैंड का है। इंग्लैंड का मैंने बता दिया, आर से शुरू होने वाला, जो दो वर्ड्स होंगे वो उस कंट्री के होंगे जो दो कंट्रीज जिसका नाम भी दो वर्ड्स पे है, ठीक है। नेक्स्ट, What do many theaters in the UK produce at Christmas time? क्रिसमस टाइम के ऊपर यूके में बहुत सारे थिएटर्स हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें हैं, म्यूजिक इवेंट है, ओपेरा है, या पेंटोमाइम है, या स्टैंड अप कॉमेडी है। तो आपको इसके लिए याद रखना होगा पेंटोमाइम है, और साथ में ये भी मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7, व्हाट टूल्स डिड द ब्रोंज एज पीपल इंट्रोड्यूस? ब्रोंज एज के लोगों ने क्या चीज़ इंट्रोड्यूस की? ऑर्नामेंट्स और वेपन्स किए थे, बेसिक फार्मिंग मशीनरी, गोल्ड करेंसी, या रोड्स? रोड्स को भूल जाएं, गोल्ड करेंसी को भी भूल जाएं, ये दो इंपॉर्टेंट है। अब इनमें से जो राइट आंसर है वो ये है, ऑर्नामेंट्स एंड वेपन्स। ब्रोंज एज, आप देखें ब्रोंज किसको कहते हैं? गोल्ड मेडल, ब्रोंज मेडल, तो ब्रोंज कोई मेटल ही है जाहिर है, और कीमती है, तभी तो मेडल इसके दिए जाते हैं ना, ब्रोंज में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्लो। तो ये वो ऑर्नामेंट, तो ये मेटल है, धात है, तो इसी वजह से इससे वेपन्स ऑर्नामेंट्स बनते थे, ठीक है, और वेपन्स भी साथ। तो जिसमें ऑर्नामेंट्स होगा वो आपने चूज कर लेना है। नेक्स्ट, हु इज द पैटर्न सेंट ऑफ वेल्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर है सेंट डेविड, ठीक है। इसका आपने, ये भी मैं आपको साथ यहीं पे चरण बता देता हूँ, बाकी कंट्रीज, ये चारों कंट्रीज के, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड के पैटर्न सेंट्स हैं। सेंट डेविड का आपको याद रखना है कि ये वेल्स का है। उसके बाद देखिए सेंट जॉर्ज जो है वो इंग्लैंड का है, मैं ई लिख देता हूँ। आप कैसे याद रखेंगे? ये देखें, ये जो प्रिंस विलियम है इसके बेटे का नाम भी जॉर्ज है, ठीक है, तो वो इंग्लैंड में है, तो आप यूं याद रख लेंगे कि जो विलियम के बेटे का नाम है वही पैटर्न सेंट है इंग्लैंड का, तो सेंट जॉर्ज। सेंट पैट्रिक जो है ये है नॉर्दर्न आयरलैंड का, ठीक है, और सेंट एंड्रयूज जो है ये है स्कॉटलैंड का। तो ये आपको एक क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन याद हो गए, क्योंकि ये देखें, ये क्वेश्चन जो है ना, व्हाट इज द पैटर्न, हु इज द पैटर्न सेंट ऑफ सेंट वेल्स, कभी कभी यहाँ इंग्लैंड भी लिखा हुआ आ सकता है, कभी कभी यहाँ स्कॉटलैंड लिखा हुआ आ सकता है, कभी यहाँ पे नॉर्दर्न आयरलैंड लिखा हुआ भी आ सकता है, तो आपको ये सारे पता होने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वर द लास्ट वेल्श रेबेलियंस डिफीटेड? जो बगावत उठी थी वेल्स में, आखिरी कौन सी रेबेलियंस थी या बगावत थी जो कि डिफीटेड हुई थी, और कब हुई थी, वो किस सेंचुरी में? तो इसका राइट आंसर है 15th सेंचुरी, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ईयरली इवेंट हैपेंस बिटवीन ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज?
ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान किस चीज़ का मुकाबला होता है, मैच होता है? रोइंग रेस होती है, या गेम ऑफ बास्केटबॉल होती है, या टेनिस मैच होता है, या गेम ऑफ फुटबॉल होता है? सो बास्केटबॉल फुटबॉल जो है ये तो बिल्कुल भी ऑप्शंस नहीं है, ठीक। तो आपको याद रखना होगा ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के दरमियान रोइंग रेस होती है, ठीक है। रोइंग बोट्स के ज़रिए होती है, और बोट्स भी वो जिनके ऊपर ये आई थिंक ये नहीं है, बोट्स के ज़रिए बहरहाल रेस होती है। इसको डिलीट करना पड़ेगा, ओके। रो मुझे दोबारा बनाना पड़ता है, वो मैं आपको मिस्टेक होगी, ओके। ये आपने देखा होगा, ये एक बंदा बैठा हुआ है कश्ती में, ये इसके हाथ हैं, और इनके हाथ में ना वो जो चप्पू नहीं होते जो ऐसे जिससे कश्ती चलाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ये पानी चल रहा है, तो रोइंग रेस इसको कहते हैं, ठीक है। और दूसरी जो होते हैं वो सेल होता है, जिसके ऊपर बांध से लगे होते हैं। ये दोनों ऑक्सफोर्ड और केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के दरमियान ही होते हैं। नेक्स्ट, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमी? इकोनॉमी जब भी बात आएगी तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा कि इकोनॉमी इज़ मनी, पैसे के मामले हैं, ठीक है। अब आपको कैसे याद रखना है कि इकोनॉमी मनी से रिलेटेड होता है? देखिए ये इकोनॉमी, और आखिर में ये भी इसका एम वाई है, तो ये भी एम वाई है, इसमें भी मनी आ रहा है, ठीक है। पैसे से रिलेटेड, यानी कि मईशत को कौन कंट्रोल करता है? तो मईशत को कंट्रोल जो करता है उसके नाम में भी कुछ ऐसा वर्ड आ रहा है जिसको हम अभी याद रखेंगे, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, ठीक है। देखें, आप ये याद रखें, चेक होता है ना एक चेक, वो कहते हैं चेक लिख के दे दिया उसने मुझे, इतने पाउंड्स का, 400 पाउंड का, 500 पाउंड का चेक लिख के दिया, और उन्होंने चेक बैंक में ये। तो आप ये देखें, इकोनॉमी मनी से रिलेटेड होता है, और जो चेक होता है वो भी पैसे से रिलेटेड होता है। तो चांसलर ऑफ एक्सचेकर जो है वो, उसको फाइनेंस मिनिस्टर जिस तरह हम कहते हैं ना, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या फॉरेन सेक्रेटरी या होम सेक्रेटरी नहीं है, तो ये चांसलर ऑफ एक्सचेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the houses is more important today in Britain? कौन सा हाउस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ये नहीं कहेंगे हमारा हाउस या मेरे पड़ोसी का हाउस, ये और बात नहीं, ये पार्लियामेंट की बात हो रही है। पार्लियामेंट में दो हाउसेज हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है? तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट हाउस ऑफ कॉमन्स है। क्यों? इसमें प्राइम मिनिस्टर बैठता है, और ये लोग रूल्स रेगुलेशंस कवानीन बनाते हैं, असूल बनाते हैं, और ये वो लोग हैं जो लोगों के वोट के जरिए आए होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच वॉज द लास्ट सक्सेसफुल इन्वेजन ऑफ ब्रिटेन? यानी इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि बरतानिया में आखिरी बार किसी ने हमला करके कामयाबी से इस मुल्क पे कब्जा जो किया वो कौन से थे, यानी उसके बाद फिर कोई भी बाहर से आके बरतानिया पे काबिज नहीं हो सका। तो ये आपको याद रखना चाहिए, ये नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट है। और साथ ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1066। आपको अपनी या अपने हस्बैंड की या अपनी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ याद है या नहीं है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ये डेट याद रहनी चाहिए। इस डेट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपको। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066 में ये डेट आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, what was the purpose of the Emancipation Act? इमेंसिपेशन का वर्ड अगर आप जानते हो तो आपको आंसर ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम, आज़ादी। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी निजात दिलाना, किसी चीज़ से बचाना। लेकिन देखें ना, क्वेश्चन फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उन्होंने भी आपको चक्कर देने के लिए इस तरह के ऑप्शंस रखे होते हैं जो कि आपको आप सम चूज कर लें, तो ये नहीं है। नो वन कुड बी, नहीं। एबॉलिश स्लेवरी इन द ब्रिटिश एम्पायर या फ्रीडम ऑफ स्पीच। देखें, फ्रीडम फ्रीडम दो जगह है, और इसका इस वर्ड का मीनिंग फ्रीडम है, तो ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये इसमें ये चूज कर लेते हैं। ये बेसिकली एबॉलिश स्लेवरी इन द ब्रिटिश एम्पायर है, गुलामी, गुलाम थे ना जो लोग खरीद लेते थे, उसको उसकी आज़ादी थी, यानी गुलामों को आज़ादी मिली इस एक्ट के जरिए। तो ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, What percentage of the UK population is Muslims? कितने परसेंट जो लोग हैं वो मुसलमान हैं? तो आपको इसका यूं याद रखना पड़ेगा कि ये 4% है, ठीक है। तो इसका यही आंसर है, राइट आंसर।
What was shampooing when it was first introduced? uh, दो ये शैम्पूइंग जब बरतानिया में इंट्रोड्यूस हुआ तो ये किस चीज़ को कहते हैं, शैम्पूइंग किस चीज़ को कहते हैं? द इंडियन आर्ट ऑफ हेड मसाज, द इंडियन आर्ट ऑफ वॉशिंग, वॉशिंग योर हेड विद सोप, क्लीनिंग योर हेयर। अब ये दो तो आजकल की डेफिनेशंस के मुताबिक हैं। तो शैम्पूइंग बेसिकली जो द इंडियन आर्ट ऑफ हेड मसाज उसको कहते हैं। ये शैम्पूइंग ये इंडिया से यानी उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया दो कंट्रीज नहीं थे, ब्रिटिश एम्पायर के अंडर थे, तो वहाँ से ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ। नेक्स्ट, व्हाट कंट्री डज स्टोनहिंज स्टैंड इन? किस कंट्री में, यानी इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, सॉरी, इनमें से अगर क्वेश्चन हो तो किस कंट्री में है, तो इंग्लैंड में है। अब मैंने इसको देखो कंट्री पढ़ दिया, ये बेसिकली काउंटी है। अब दो सवाल आ सकते हैं, स्टोन हिंज किस कंट्री में है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा इंग्लैंड। अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्टोन हिंज किस काउंटी में है, तो फिर आपका आंसर होगा वेल्शर में। ठीक है, ये आपको याद है ना, वो एक स्टोन है जिस तरह के पत्थर खड़े हुए हुए हैं, आपने पिक्चर भी देखी होगी लोगों ने, गोल से दायरे में, इस तरह दायरा है और उसमें पत्थर है बहुत बड़े बड़े, सो उसको स्टोनेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉलोनीज वर ग्रांटेड इंडिपेंडेंस इन 1947? 1947 में कितनी कॉलोनीज को आज़ादी मिली थी? तो इसका राइट आंसर है 9। ठीक है, ये वही टाइम था जब पाकिस्तान और इंडिया भी फ्री हो गए थे, तो ये उसमें 9 कॉलोनी, बाकी श्रीलंका और बांग्लादेश सारे लोगों को। नेक्स्ट, व्हाट डज द योर्क मिंस्टर हैव? योर्क मिंस्टर एक कैथीड्रल का नाम है, एक चर्च का नाम है, उसके अंदर क्या चीज़ है? तो योर्क मिंस्टर के अंदर स्टेन्ड वुड है, स्टेन्ड लाइमस्टोन है, स्टेन्ड ब्रिक्स है, या स्टेन्ड ग्लास है। स्टेन्ड का मतलब है कलर्ड, जिस पर रंग, तो उसके अंदर स्टेन्ड ग्लास है, यानी ग्लास के ऊपर पेंटिंग हुई है, उसमें रंग बिरंगी ग्लास लगे हुए हैं। तो यॉर्क मिंस्टर में ये चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, हु इज सर क्रिस हॉय? ये सर क्रिस हॉय जो है ये कौन है? स्कॉटिश रनर है, स्कॉटिश टेनिस प्लेयर है, स्कॉटिश साइकिलिस्ट है, या स्कॉटिश रोवर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है कि सर क्रिस हॉय जो है वो एक स्कॉटिश साइकिलिस्ट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है और इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज एन एंग्लो सैक्सन पोएम? इसमें से कौन सी पोएम जो है वो एंग्लो सैक्सन है? बहुत ही मशहूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बेवुल्फ। ये एंग्लो सैक्सन पोएम है, बहुत लंबी है, तो आपको ये याद रखना चाहिए। आपको अगर पता हो या ना हो, लेकिन आपके बच्चे अगर स्कूल जाते हैं उनको डेफिनेटली पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, When was the time of growing patriotism? पेट्रियटिज्म कहते हैं अपने कंट्री से, वतन से, अपने मुल्क से प्यार। तो ये यूके की हिस्ट्री में वो कौन सा टाइम था जब लोगों को, मीन्स के ब्रिटिश पीपल को, अपने कंट्री पर बड़ा प्यार भी हुआ, बड़ा फख्र महसूस करना शुरू हुआ, यानी कुछ अच्छा काम किया तभी तो ये वो टाइम था जिसको हम एलिज़ाबेथन पीरियड कहते हैं, क्योंकि क्वीन एलिज़ाबेथ वन के दौर में बहुत तरक्की हुई, बड़े बड़े मार के मारे, स्पेनिश आर्माडा में कामयाबी हुई, और फिर इस तरह ये बड़ा पीरियड ऐसा था जिसमें ग्रोइंग पेट्रियटिज्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्कॉटलैंड? कैपिटल ऑफ स्कॉटलैंड एडिनबरा है, ये आप सबको पता होना चाहिए, ये सारे बाकी भी समझ लें। बेलफास्ट नॉर्दर्न आयरलैंड का कैपिटल है, कार्डिफ वेल्स का कैपिटल है, और लंदन इंग्लैंड का कैपिटल है। कभी कभी ये क्वेश्चन कार्डिफ के रिलेटेड सॉरी नॉर्दर्न आयरलैंड से मुतालिक आ जाता है, कभी कभी वेल्स के बारे में, इंग्लैंड के बारे में। तो ये 4 कैपिटल्स हैं 4 कंट्रीज के, ये आपको बिल्कुल सही पता होने चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन द यूके? नेशनल पार्क्स कितने हैं? बड़े पार्क जैसे लेक डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्नोडोनिया हो गया, तो ये इस तरह के बड़े पार्क्स जो हैं वो 15 नेशनल पार्क्स हैं। यानी ये वो एरियाज़ हैं जो कि बहुत खूबसूरत हैं, और ये ऐसे एरियाज़ हैं जिनको नेशनल ट्रस्ट ने अपने अंडर रखा हुआ है, गवर्नमेंट इनको संभाल के रखती है क्योंकि ये एरियाज बहुत ही खूबसूरत हैं। तो 15 नेशनल पार्क्स हैं इस तरह के। सो ये आज का टेस्ट था।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विश यू ऑल द बेस्ट। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछेंगे और मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, बाय।